अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इंसानी स्मगलिंग ये हमारे मुल्क का एक अलमिया बन चुका है। 2023 में आपने देखा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जब यूनान के करीब साहिल के करीब कश्ती डूबी थी और कई अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जबकि अब 16 दिसंबर को फिर ये वाक़या हुआ है और एक यूनान के जनूबी जजीरे के करीब एक कश्ती जो है वो डूब गई। और ये कैसे डूबी है, इसमें 175 40 लोगों के लिए ये कश्ती बनाई गई थी, जबकि इसमें 175 लोगों को जानवरों की तरह बिठाया गया और आखिर में फिर ये हादसा हुआ। नाज़रीन, इसकी अपडेट कुछ ऐसे है कि 5 नौजवान जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए हैं, 45 को रेस्क्यू किया गया है और जिन अफराद को रेस्क्यू किया गया है उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है और एक पाकिस्तानी नौजवान तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। और नाज़रीन, बाकी जो लोग हैं उनको मुर्दा करार दे दिया गया है, जिनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली क्योंकि उनको मुर्दा करार दे दिया गया। अब तो यूनान वालों ने सर्च का काम भी ख़त्म कर दिया है। नाजरीन, इस मरने वालों में गुजरात, मंडी बहावलदीन, सियालकोट, सराय आलमगीर और कामोकी के अफराद शामिल हैं। क्योंकि नाजरीन, पर्सनली मैं बिलोंग करती हूँ गुजरात मंडी बहावलदीन से और सियालकोट, जेलम, खारियाँ, ये मंडी बहावलदीन गुजरात, ये मेरे अपने इलाके हैं, यहाँ मेरे अपने लोग रहते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको पता होगा कि आपकी अटैचमेंट अपने इलाके से एक अलग होती है। अपने लोगों से आपकी एक अटैचमेंट ही, आपकी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं अपने शहर, अपने इन शहरों से और अपने शहरों के लोगों से। और जब मुझे ऐसे वाक़यात की इतला मिलती है तो मुझे बहुत दुख होता है। पर्सनली मैं आपको बताऊं कि दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है। दुख और अजियत से उस वक्त आंखें भर जाती हैं जब इन बच्चों के, ये जो नौजवान ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, जब इनकी दौलत और पैसा दोनों डूब जाते हैं। और जब हम इनके वालिदैन से बात करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। नाजरीन, आखिर कब तक ये इंसानी स्मगलिंग का धंधा जारी रहेगा? और अब तो अब यूनान ने लाशें वापस पाकिस्तान भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है और बहुत सी लाशें भेजी भी जा चुकी हैं, जबकि कुछ अभी नहीं भी आई। और इसके अलावा ये कि जो बाकी ज़िंदा लोग हैं वहाँ पे जो बच गए हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें अब सियासी पनाह चाहिए। वो वापस पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं, हमें सियासी पनाह चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम अगर बच गए हैं, और ये गैर कानूनी तरीका भी उन्होंने सिर्फ इसीलिए अख्तियार किया था कि हम किसी तरह से यूनान पहुंच जाए। और आपको मालूम है कि नाजरीन, जो लोग डंकी लगाते हैं उनको भी पता होता है कि ये बहुत रिस्की है। आप यूनान जाने की बजाय अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठते हैं। नाजरीन, गुजरात और मंडी बहावलदीन से 24 लाख अफराद इंसानी स्मगलिंग का ये मकरू धंधा करते हैं। पहले नौजवानों को ट्रैप किया जाता है, फिर 25 से 45 लाख में डील होती है और अरसा दराज से ये सिलसिला जारी है इंसानी स्मगलिंग का। और इसकी रीज़न, इसके पीछे जो हकीकत है वो मैं आज आपको खुल के बताऊं। होता यूं है कि एक ही शहर, मोहल्ले या गांव में एक तरफ तो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ लोग बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। और जो मिडिल क्लास तबका है, जाहिर है जो बंदा 45 लाख दे सकता है वो गरीब तो नहीं होगा। और एक मिडिल क्लास तबका जो है उसको ये दौलत अट्रैक्ट करती है और ये चीज़ें, और फिर ये मौत का ये रास्ता अख्तियार करते हैं। 12 साला बच्चा भी डंकी लगाने वालों में शामिल था। उसका बाप एक रिक्शा चलाता था और उसके घर में एक बीमार भाई था और उसने अपने घर के हालात की बेहतरी के लिए अपने बाप से लड़ के एक लाइक फाइक स्टूडेंट जो है वो भी ज़िंदगी की जंग हार गया। तो नाजरीन, बात यह है कि मैं आपको सही बताऊं तो इसके पीछे हकीकत भी यही है कि गैर ज़रूरी जब हमारे इलाकों में शादियां होती हैं तो जनाब हेलीकॉप्टरों से डॉलर फेंके जा रहे हैं, आईफोन फेंके जा रहे हैं, बेजान मुदो नुमाइश हो रही है। खाना पीना पहनना ओढ़ना से लग के तो न्यू ब्रांड गाड़ियों की भी नुमाइश बाकायदा होती है। वीगो डॉलों पे जो है वो गाड़ियाँ बरातें जा रही होती हैं और फिर इसी से जो दूसरे लोग हैं वो फिर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। वो कहते हैं जी वो फलाना तो डंकी लगा के गया था, वो तर गया, चले जी हम भी जाते हैं। तो नाजरीन, फिर जब इस तरह के मामलात पेश आते हैं, अमूमन जब सब लोगों को ये सब लोग लिबिया में इकट्ठे होते हैं और लिबिया में
پھر جب ان کو سمندری راستے سے یونان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو پھر یہ ایسے حادثات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ تو ناظرین اس میں اب تو باقاعدہ ایک پری پلانڈ طریقے سے بھی یونان نے یہ سب کرنا شروع کر دیا ہے کہ کشتیوں کو خود ڈبویا جاتا ہے کہ جو بچ گئے سو بچ گئے، اور جو ڈوب گئے وہ تو سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے اور وہ سمندر کا نوالا بن گئے۔ اور اس میں ناظرین کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یونان کی جو فورسز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، وہاں گریس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بہت سخت ہو چکی ہے، اور وہاں پہ جو فورسز ہیں وہ ایکٹیو ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اللیگل ایکٹیویٹی ضرور ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے اب آپ چور دروازے اختیار کریں گے، آپ اللیگل طریقے سے بغیر بتائے کسی کے گھر میں کسی کے ملک میں شامل ہوں گے تو وہ اس کو حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتا ہے۔ ناظرین اب آخر امیگریشن اور ان کالی بھیڑوں کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ ایف آئی اے والوں کا جو ادارہ ہے یہ بھی اس میں ملوث ہے۔ دیکھیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو سب کچھ پتہ ہے۔ امیگریشن، ایف آئی اے، آخر 12 سال کے بچے کو ویزا کس نے دے دیا؟ وہ کیسے جہاز میں سوار ہو گیا؟ اور جو اس مکروہ دھندے میں شامل ہیں آخر ان کے خلاف سخت ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ آخر کب تک یہ کالی بھیڑیں جو ہیں یہ انسانوں کی زندگیاں نگلتی رہیں گی؟ اور کیا اب بھی پہلے کی طرح جیسے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا اس میں اب بھی اس واقعے کی طرح اب صرف دلاسے دیے جائیں گے یا واقعی حکومت کوئی سخت ایکشن لیتی ہے اس کے خلاف؟ اب انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی اب پتہ چلے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔